अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू नादिया खां ऑनलाइन अकेडमी। आज की वीडियो स्पेशल STA 630 स्टूडेंट्स के लिए है जिनका फ़ाइनल टर्म एग्ज़ाम जो है वो स्टार्ट होने वाले हैं, और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पैटर्न के हवाले से, पेपर पैटर्न के हवाले से और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। ठीक है, ताकि आप उन टॉपिक्स को प्रिपेयर करके अपना पेपर जो है वो अच्छे से अटेम्प्ट कर सकें और इस सब्जेक्ट को पास कर सकें। और इसमें मोस्टली स्टूडेंट्स जो हैं वो फेल भी होते हैं। उसकी भी एक रीज़न है, वो फेल इसलिए होते हैं कि ये जो आपका सब्जेक्ट है ये कॉन्सेप्चुअल बेस पे है। अगर आप इसको रट्टा लगाएंगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी कॉन्सेप्ट्स में, तो आपका जो पेपर है वो अच्छा नहीं होगा। ठीक है, सो बी केयरफुल। ठीक है, आपने इसलिए जो है आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपने कौन कौन से टॉपिक्स प्रिपेयर करने हैं, और अगर आपको किसी भी कॉन्सेप्ट में इशू हो, आपने जस्ट कमेंट करना है। और उस जिस भी टॉपिक पे आपको इशू होगा, और इस टॉपिक पे जो है वो आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके जो है वो आपको समझाया जाएगा। ठीक है, सिर्फ आपने कमेंट करना है, आपने मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट नहीं करना। हाँ, अगर आपको जो है वो इसकी ट्यूशन चाहिए हो, ठीक है, तो फिर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने में इशू आ रहा है, आपको समझ नहीं आ रही, आप बस सिर्फ जो है इस वीडियो में जो है वो कमेंट कर दें इसके, तो इंशाल्लाह जो है वो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाएगा और उस पे जो है वो वीडियो बनाई जाएगी। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर फाइनल टर्म एग्जाम्स। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जी हम इसका सिलेबस देखते हैं, इसका पैटर्न देखते हैं कि क्या पैटर्न होगा और इसका क्या सिलेबस है। ठीक है, इसमें हम सबसे पहले जो है वो डिस्कशन करेंगे द फाइनल टर्म एग्जाम विल बी फ्रॉम लेसन 19 टू 42। इसमें जो आपका सिलेबस इंक्लूडेड है वो लेसन्स जो है 19 से 42 तक इंक्लूडेड होगा। फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स हु हैव all the handouts are strongly advised to follow the below mentioned topic of lessons. You can download the soft copy of handouts from the download section of VULMS. ठीक है, सो आप जो है यू आर हाईली advised for to prepare for final exam by thoroughly consulting video lectures, handouts and PPT slides. You may also consult recommended books for concept clarification. So be proactive, work hard and prepare yourself for upcoming midterm exam. सॉरी, यहाँ पे उन्होंने मिस्टेक हुई है, फाइनल टर्म एग्जाम विद फुल डेविएशन एंड डिटर्मिनेशन इन कोर्स। अच्छा, इसमें ना मैं आपको दो से तीन चीज़ें मैं इसको क्लैरिफाई कर दूँ। सबसे पहले उन्होंने आपसे बोला है कि अगर आपके पास हैंडआउट्स तो ऑल ही हैं, ठीक है। अब इसमें आपने देखना है कि ये जो टॉपिक्स आपको बताए गए हैं, जो लेसन्स आपको बताए गए हैं, सिर्फ इसी में से पेपर आएगा, ठीक है, और इसी को ही आपने प्रिपेयर करना है। ठीक है, और सॉफ्ट कॉपी जो है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने LMS से। उसका भी मैं आपको मेथड बता देती हूँ। मेथड में सबसे पहले आपने क्या करना है, इस सब्जेक्ट आइकॉन पे आप क्लिक करेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट आइकॉन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने डाउनलोड फाइल्स में चले जाना है, और यहाँ पे PPTs भी अवेलेबल है और हैंडआउट्स भी अवेलेबल हैं। ठीक है, तो इनको जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपके पास जो है वो डाउनलोड हो जाएंगी। उसके बाद आपने जो थर्ड चीज़ इसमें देखनी है वो ये देखनी है कि आपका जो सिलेबस है, ठीक है, उस सिलेबस को आपने अच्छे से देखना है कि सिलेबस में कौन कौन से जो हैं वो लेक्चर्स इंक्लूडेड हैं। रिसर्च डिज़ाइन है, ठीक है, लेक्चर नंबर 20 है। सर्वे रिसर्च है 21 है, 22 है, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32। ठीक है, तो 38, 39, 41 और 42, मतलब ये जो आपके लेक्चर्स हैं, लेसन्स हैं, इन टॉपिक्स को आपने अच्छे से देख लेना है और इन टॉपिक्स को ही आपने प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट जो मेन थिंग है, उन्होंने कहा है कि आपका जो फाइनल टर्म एग्ज़ाम है वो वीडियो लेक्चर्स
हैंडआउट्स और पीपीटी स्लाइड्स में से होगा। सिर्फ आपने हैंडआउट्स पे रिलाई नहीं करना आपने। अच्छा, मैं आप खुद जो है वो वर्चुअल यूनिवर्सिटी से मैंने बीएस बीएड ऑनर किया हुआ है, उसके बाद मैंने एमफिल एजुकेशन किया है। ठीक है, वो मैंने लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी से किया था। इसका मैं अपना एक्सपीरियंस मैं आपको बताती हूँ। इसमें जो मोस्टली स्टूडेंट्स हैं एस टी एस 630 के, वो फेल हो जाते हैं। वो फेल क्यों होते हैं? एक तो उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, दूसरा ये है कि वो वीडियो लेक्चर वॉच नहीं करते अच्छे तरीके से, मेन पॉइंट्स नोट नहीं करते, थर्ड जो है वो पीपीटीज को भी नहीं देखते। ठीक है, और जो सबसे मेन थिंग है वो ये है, वीडियो लेक्चर और उनके कॉन्सेप्ट क्लैरिफिकेशन नहीं होती। क्योंकि जो आपका फाइनल टर्म एग्ज़ाम होता है ये सिनेरियो बेस्ड पे होता है। आप स्टूडेंट्स क्या करते हैं, रट्टा लगाते हैं। ठीक है, तो ये जो सब्जेक्ट है आपका रिसर्च मेथड्स, ये बेसिकली आपका प्रैक्टिकल बेस्ड सब्जेक्ट है, कॉम्प्रिहेंसिव लेवल का सब्जेक्ट है और कंसेप्चुअल बेस्ड सब्जेक्ट है। जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, आप जो है उन जो है वो पॉइंट्स को नहीं समझ सकते। ठीक है, जब सिनेरियो बेस्ड पे क्वेश्चन आते हैं, स्टूडेंट्स को समझ नहीं आ रही होती कि हमने इसमें करना क्या है। इसके मोस्टली क्वेश्चन जो हैं वो सिनेरियो बेस्ड होते हैं। क्योंकि मैंने खुद इसका पेपर दिया हुआ है, इसको खुद पास किया हुआ है, मैं अपना एक्सपीरियंस आप स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर रही हूँ। ठीक है, तो इसमें मैं आपको बता दूं, हम सबसे पहले जो है, इसलिए मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी कि आप वीडियो लेक्चर देखें। अगर आपका ये कोर्स पास नहीं हो रहा तो आप वीडियो लेक्चर देखें, मेन पॉइंट्स नोट करें, उसके बाद आपके जो वो कॉन्सेप्ट्स हैं उन कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें अच्छे तरीके से। ठीक है, तो और उसके बाद पास पेपर की तरफ जाएं, पहले पास पेपर की तरफ ना जाएं। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, हैंडआउट्स भी रीड नहीं करते और वो पास पेपर की तरफ चले जाते हैं। जब तक आप हैंडआउट्स को रीड नहीं करेंगे, आपको पता नहीं चलेगा कि इसमें क्या लिखा हुआ है, क्या नहीं लिखा हुआ, इसमें कौन कौन सी हेडिंग्स आती हैं, कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स आते हैं। तो पास पेपर जो है वो डायरेक्टली करना उसको फजूल है, टाइम वेस्टिंग है। ठीक है, तो अगर आपने इस सब्जेक्ट को पास करना है, उसमें ये है कि आप उन टॉपिक्स को अच्छे तरीके से रीड करें जो आपके फाइनल टर्म एग्जाम में इंक्लूडेड हैं। वीडियो लेक्चर्स का ऑब्वियसली आपके पास टाइम नहीं होगा, लेकिन अगर आप कंसेप्ट्स को क्लियर कर लें तो वो ज़्यादा बेटर बेटर रहेगा। ठीक है, उसके बाद हम सिलेबस देख लेते हैं, सिलेबस क्या है। सिलेबस जो है वो फाइनल टर्म एग्जामिनेशन के लिए जो पेपर पैटर्न है वो ये है कि इसमें जो है वो मैक्सिमम 40 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, आउट ऑफ द गिवन 50 क्वेश्चंस। ठीक है, यानी कि 50 में से 40 क्वेश्चंस आपको मस्ट अटेम्प्ट करने हैं। और मैं तो आपको यही कहूँगी कि आप एक क्वेश्चन भी आप ना छोड़ें। अगर आपको आते हैं या नहीं आते, आप क्वेश्चंस ऑल जो है वो मस्ट अटेम्प्ट करें। और सबसे बढ़ के ये है कि आप अपने इस पेपर की तैयारी अच्छे से करें, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स फेल होते हैं। The total duration of the paper will be 90 minutes and total marks of the paper will be 60. 60 मार्क्स का पेपर होगा और 90 मिनट्स होंगे। ठीक है, दे और जो MCQs होंगे वो 40 MCQs होंगे, आउट ऑफ विच बेस्ट 33 MCQs विल बी कंसिडर्ड। यानी कि 40 MCQs में से जो 33 MCQs हैं उनको ग्रेडिंग के लिए कंसिडर किया जाएगा। मतलब अगर आपके 7 रॉन्ग भी हो जाते हैं तो वो आपको रिलैक्सेशन दी जाएगी, उनको काउंट नहीं किया जाएगा। There will be 6 questions of 3 marks each, out of which best 4 will be considered for grading। यानी कि 2 की आपको वो चॉइस दे रहे हैं। ठीक है, और 6 टोटल होंगे 3 मार्क्स के। जबकि अगर आपको आते हैं तो आपने जो सारे क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट आपने अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, वो इंस्ट्रक्टर पे डिपेंड है कि वो उसको किस तरह से ग्रेड करता है और कितने कौन से क्वेश्चंस को ग्रेडिंग के लिए करता है। अगर आपने 6 के 6 जो है वो अटेम्प्ट किए होंगे तो उसमें से अगर आपके 2 या 1 रॉन्ग भी होगा तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। इसी तरह से 4 क्वेश्चंस हैं 5 मार्क्स के, जिसमें आपको एक क्वेश्चन जो है वो चॉइस है, यानी कि 3 क्वेश्चंस जो है वो ग्रेडिंग के लिए होंगे। यानी कि एक क्वेश्चन जो है वो आपको चॉइस होगा। द क्वेश्चंस गिवन इन ईच क्वेश्चन टाइप एंड देयर रिस्पेक्टिव मार्क्स
तो पेपर एमसीक्यूज़ में जो पेपर होंगे वो सॉरी पेपर में जो एमसीक्यूज़ होंगे वो 40 होंगे, और जिनको अटेम्प्ट करना है वो 33 हैं। आप कंप्लीट भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, और बाकी जो 7 है वो आपकी चॉइस होगी कि अगर वो रॉन्ग भी हो जाते हैं तो अगर आपके 33 एमसीक्यूज़ ठीक हैं तो आपको 33 ही मार्क्स मिलेंगे। इसी तरह से सब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो हैं वो 3 मार्क्स के और 5 मार्क्स के होंगे, और जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो 6 होंगे, मतलब 6 जो क्वेश्चन हैं वो 3 मार्क्स के होंगे, जिसमें आपको अटेम्प्ट जो हैं वो 4 करने हैं। 2 क्वेश्चंस की आपको चॉइस होगी। इसी तरह से जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन हो गए वो 4 होंगे, ठीक है। और उसमें से जो आपको अटेम्प्ट करने हैं वो 3 अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। तो ये था जी आपका पेपर पैटर्न, हमने सिलेबस भी देख लिया है। सो हम जो है अब हम क्या करेंगे, हम अपने हैंडआउट्स को ओपन करेंगे और उसमें मैं आपको बताऊंगी कि आप जो है वो कौन कौन से जो हैं वो टॉपिक्स को प्रिपेयर करेंगे। ये हैं हमारे पास पीपीटीज, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देख लेते हैं, अगर आपने भी ये चीज़ नोटिस की हो कि इनमें डिफरेंस है या नहीं है, तो फिर जस्ट आप जो है वो अपने हैंडआउट्स ही रीड करें अगर इनमें डिफरेंस नहीं है तो। ये देखें जी हमारे पास जो है वो हैंडआउट्स ओपन हो गई हैं, और इसमें मैं आपको बताऊंगी भी कि कौन कौन से जो हैं वो टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। हमारा जो पहला टॉपिक था वो रिसर्च डिज़ाइन था, ठीक है। तो हम देखते हैं लेक्चर नंबर 19 रिसर्च डिज़ाइन सर्वे रिसर्च, ठीक है। रिसर्च डिज़ाइन, ठीक है। तो उसके बाद है आपका सर्वे रिसर्च भी इंक्लूडेड है, और लेसन नंबर 21 है इंटरप्ट और सेल्फ एडमिनिस्ट्रेटेड क्वेश्चंस, ये वाला टॉपिक है। इसके बाद ये इंटरनेट सर्वे, ये आपका टॉपिक नहीं है इंक्लूडेड इसमें, ठीक है। उसके बाद टूल्स फॉर डेटा कलेक्शन, पायलट टेस्टिंग ऑफ द क्वेश्चनर। अच्छा, इसमें ना मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन से जो हैं वो टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट हैं। मैं आपको यहीं से बता देती हूँ। सबसे पहले जी आपका जो टॉपिक है, हम डायरेक्ट लेसन पे अगर जाएं तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इसमें और भी टॉपिक्स इंक्लूडेड होते हैं उसमें, ताकि आपको डिटेल से बता दूँ कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करना है, किस में से एमसीक्यूज आ सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। ये 15 है, 16, 17, 18। अच्छा, ये वाला जो है ये आपके फाइनल टर्म में इंक्लूडेड है, रिसर्च डिज़ाइन है, ठीक है। तो रिसर्च डिज़ाइन में जो इसमें ये डिस्क्रिप्टिव और एक्सप्लेनेटरी, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन ये इम्पॉर्टेंट है। इसको आपने जो है अपने फाइनल टर्म के लिए इसको प्रिपेयर करना है, ठीक है, जिसको मैं अंडरलाइन कर रही हूँ। उसके बाद यूनिट ऑफ एनालिसिस है। यूनिट ऑफ एनालिसिस होता क्या है, ठीक है, ये चीज़ आपने देख लेनी है। उसके बाद उसके बाद टाइम क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़,
अब ये जो दो क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ हैं इसका भी कंसेप्ट आपने क्लियर करना है। और नेक्स्ट जो है studies conducting to establish cause and effect relationship using the same natural environment are called field experiment। जब हम रिसर्च करते हैं तो हमारा रिसर्च का जो टॉपिक है वो ये डिटरमिन कर रहा होता है कि हमें जो है वो अपने टॉपिक में किस फेनोमिने को इस्टेब्लिश करना है, किस फेनोमिने को हमें जो है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं फिनोमिना जो है, अगर आपने कभी रिसर्च की हो तो उसमें जो हम जो वर्डिंग यूज़ कर रहे होते हैं, क्या हम कंपैरेटिव रिसर्च का वर्ड यूज़ कर रहे होते हैं, हम रिलेशनशिप का वर्ड यूज़ कर रहे होते हैं, तो बेसिकली ये फिनोमिना होता है। ये है फील्ड एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इसी तरह से ये वाला पोस्ट फैक्टो डिज़ाइन, इसको आपने देख लेना है। और नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट जो है सर्वे रिसर्च, नहीं इसमें से नहीं। वैसे ये आपको आ सकता है कि जी अगर आप इंटरव्यू करते हैं पर्सनली तो उसके क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं। ठीक है, इसके आप जस्ट हेडिंग को रीड कर लें और बाकी ये जो इसकी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है आप अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको हेडिंग्स पता हो कि ये जो पर्सनल इंटरव्यू है वो फीडबैक देने की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, या फिर जो है वो क्वेश्चंस को प्रॉप करने की जो है वो अपॉर्चुनिटी जो है वो प्रोवाइड करता है। तो अगर आपको ये हेडिंग्स पता हो तो आप इसको अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं। वैसे ये इतना अहम नहीं है लेकिन फिर भी आप इसको एक दो दफ़ा देख लीजिएगा। उसके बाद जो है वो CAPI, इसकी एब्रीवेशन आपसे पूछी जा सकती है कि कंप्यूटर असिस्टेड पर्सनल इंटरव्यूइंग। ठीक है, कि CIP किसकी एब्रीवेशन है। नेक्स्ट जो है वो आपसे जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं सिर्फ उन्हीं की तरफ जाऊंगी ताकि आप अपना जो है उसको प्रिपेयर कर सके। इसी तरह से ये जो एब्रीवेशंस हैं ये आपने अपने माइंड में बैठा लेनी है क्योंकि ये MCQs में आ सकती हैं। MCQs में भी ज़्यादा जो क्वेश्चंस हैं वो सिनेरियो बेस्ड होते हैं। सेल्फ एडमिनिस्ट्रेटेड क्वेश्चनर, इसको आप रीड कर लीजिएगा। अच्छा, नेक्स्ट जो अहम पार्ट है वो ये है कि टूल फॉर डाटा कलेक्शन। डाटा कलेक्शन जब हम रिसर्च कर रहे होते हैं तो फिर जो है वो हम रिस्पोंडेंट से जो भी हमारी पॉपुलेशन होती है उससे हम डाटा कलेक्शन करते हैं। तो डाटा कलेक्शन जो है जिस भी डाटा कलेक्शन के मकसद के लिए हम जो भी टूल यूज़ करेंगे, ठीक है, जैसे हम टूल यूज़ कर सकते हैं, अगर तो हमारी रिसर्च क्वांटिटेटिव है तो हम टूल यूज़ करेंगे क्वेश्चनर। अगर हमारी क्वालिटेटिव रिसर्च है तो फिर हम इंटरव्यू गाइड यूज़ करेंगे। और अगर हमारी क्वालिटेटिव है तो फिर हम इंटरव्यू स्केजुअल। इंटरव्यू गाइड और इंटरव्यू स्केजुअल ये दोनों एक ही चीज़ें हैं, बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है कि इंटरव्यू स्केजुअल में ये होता है कि हम पहले से हमने जिससे इंटरव्यू लेना होता है हम उससे बता देते हैं कि आपका इस टाइम पे और ये क्वेश्चंस जो हैं वो इंक्लूडेड होंगे। ये इंटरव्यू स्केजुअल होता है। और इंटरव्यू गाइड में जो है वो हम रिस्पोंडेंट्स को नहीं बताते कि आपसे ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, बस ये इसमें डिफरेंस है। बाकी डेटा कलेक्शन के लिए टूल कौन से यूज़ होते हैं ये आपको पता होने चाहिए क्वेश्चनर क्वांटिटेटिव रिसर्च के लिए, और इंटरव्यू गाइड और स्केजुअल जो है वो क्वालिटेटिव रिसर्च के लिए। ये जो लिखा हुआ है इसको आपने एक दफ़ा रीड मस्ट कर लेना है। और नेक्स्ट जो है ये और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ
पायलट टेस्टिंग क्या होती है? पायलट टेस्टिंग जो है क्वेश्चनर की, ठीक है, ये बहुत अहम है। इसका ये आपको डेफिनेशन या आपसे कोई भी इस पे क्वेश्चन आ सकता है या एमसीक्यूज आ सकता है पायलट टेस्टिंग पे। नेक्स्ट जो है, ये जो 22 है इनकी, ये जो टाइप्स है इनको आपने रीड मस्ट कर लेना है। अच्छा, नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसमें मैं आपको बता दूं, ये सैंपल और सैम्पलिंग टर्मिनोलॉजी है, जिसमें ये दो तरह की सैम्पलिंग होती है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है। तो ये दोनों ही बहुत अहम है, दोनों बहुत अहम है। इसमें से आपको एक ना एक मस्ट लॉन्ग क्वेश्चन भी आएगा और शॉर्ट भी आ सकता है, और इसके अलावा जो है एमसीक्यूज आएगा मस्ट। ये जैसे इसमें यहाँ पे दिया गया है, एलिमेंट क्या होता है, पॉपुलेशन क्या होती है, टारगेट पॉपुलेशन क्या होती है, ये मस्ट आएंगे इस पे आपको। सैम्पलिंग क्या होती है, सैम्पलिंग फ्रेम क्या होता है, सैम्पलिंग फ्रेम एरर क्या होता है, सैम्पलिंग यूनिट क्या होता है, ठीक है। सैम्पलिंग एरर बहुत अहम कंसेप्ट है। और उसके बाद जो है ये देखिए आ गया प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टाइप्स। तो ये टाइप्स ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, ये दोनों आपने अच्छे तरीके से इनका कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये इसका सिनेरियो बेस्ड पे होता है, ठीक है। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आपको आ जाएगा कि हमें जो है वो आंसर किस तरह से करना है। अब नॉन प्रोबेबिलिटी, अब इसमें से आपको एमसीक्यूज भी आ सकता है कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की टाइप्स कौन कौन सी हो सकती हैं, ठीक है, कौन कौन सी हैं। तो उसमें से आपको वो ऑप्शन दे देंगे, ठीक है, और एक जो है वो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का ऑप्शन दे देंगे। उसमें से आपको देखना होगा कि कौन सी है कौन सी नहीं। तो ये जो नॉन प्रोबेबिलिटी में आती है, इसमें मैं आपको इन शॉर्ट बता दूं कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में हमें जो है ये कैसी सैम्पलिंग होती है जिसमें हमें अपनी पॉपुलेशन का नहीं पता होता। हमें नहीं पता होता है कि हमें जो है वो अपनी रिसर्च में इनसे डाटा मिल जाएगा, ठीक है। तो ये नॉन प्रोबेबिलिटी होती है। जैसे इसमें कन्वीनियंस सैम्पलिंग है, पर्पसिव सैम्पलिंग है, पर्पसिव सैम्पलिंग को जजमेंटल सैम्पलिंग टेक्निक भी कहते हैं, एक्सपर्ट ओपिनियन सैम्पलिंग टेक्निक भी कहते हैं। और हम सिर्फ उन्हीं से डाटा लेते हैं जो हमारे रिसर्च के क्राइटेरिया को जो है वो मीट कर रहे होते हैं, उसको पर्पसिव सैम्पलिंग कहते हैं। जैसे अगर जो है हम अपनी रिसर्च जो है वो सिगरेट नोशी पे कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें नहीं पता कि इतनी पॉपुलेशन में से कौन कौन सिगरेट नोशी करता है। तो हम क्या करेंगे, जब हम अपनी पॉपुलेशन के लिए डाटा कलेक्शन स्टार्ट करेंगे, तो हमें एक पर्सन मिलेगा जिसके मतलब वो जो सिगरेट पीता होगा, इस तरह से वो हमें बताएगा कि ये भी बंदा जो है वो सिगरेट पीता है, ये भी पीता है, ये भी पीता है। तो इस तरह से जो है वो हमारे पास इस तरह से पॉपुलेशन कलेक्ट होती है, पर्पसिव सैम्पलिंग इसको कहते हैं। नेक्स्ट कोटा है, ठीक है, स्नोबॉल सैम्पलिंग है, सिक्वेशनल सैम्पलिंग है। ये सारी जो हैं टाइप्स जो हैं वो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक की हैं। इसी तरह से प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें हमें अपनी पॉपुलेशन का पता होता है, ठीक है, और जिसमें हम रैंडमली जो है वो लोगों से डाटा कलेक्ट कर रहे होते हैं। सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग इसमें आ जाती है, ठीक है। ये बहुत अहम कॉन्सेप्ट है। स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपल, जिसमें हम स्ट्रैटा बनाते हैं, ग्रुप्स बनाते हैं। और नेक्स्ट जो है क्लस्टर सैम्पलिंग आ जाती है। ये बहुत अहम है, मैं आपको बार बार कह रही हूँ, इसको आप मस्ट प्रिपेयर कीजिएगा अपने फाइनल टर्म के लिए। नेक्स्ट जो है वो डाटा एनालिसिस आ जाता है। डाटा एनालिसिस भी अहम है कि एडिटिंग क्या होती है, किस तरह से हम एडिटिंग करते हैं, फील्ड एडिटिंग क्या होती है। हाँ, लेकिन ये इतना अहम नहीं है। कोडिंग कोडिंग अहम है कि कोडिंग आप किस तरह से करते हैं, इस पे ये क्वेश्चन आ सकता है। डाटा ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। ये स्केल क्या होता है, इंडेक्स क्या होता है, ये टर्म्स आपको पता होने चाहिए, ये है मैं।
और नेक्स्ट जो है ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। बाई वेरिएट टेबल्स क्या होते हैं? बाई वेरिएट टेबल्स जो हैं ये हमें ये आपसे पूछा जा सकता है। और यूनिवेरिएट टेबल्स जो हैं ये हैं मैं इसी तरह से जो है पार्ट ऑफ टेबल्स। ठीक है, लीनियर रिलेशनशिप और कंट्रोल और इसके अलावा जो है ट्राई वेरिएट टेबल्स। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस क्या होता है। ठीक है, ये है मैं इसको आप रीड कर लीजिएगा। और नेक्स्ट जो है वो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या होती है, ये भी अहम है। और पार्ट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो स्टेप्स इन कंडक्टिंग एन एक्सपेरिमेंट, ये भी आप देख लीजिएगा। और नेक्स्ट जो है वो वैलिडिटी फैक्टर्स, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो इंटरनल वैलिडिटी पे इफ़ेक्ट होते हैं, ये भी अहम है। और इसके अलावा जो है एथिकल इश्यूज, नॉन रिएक्टिव रिसर्च। नॉन रिएक्टिव इसी तरह से जो कोडिंग है, ये कोडिंग ये आपने इसको देख लेना है, ये अहम है। ठीक है, लेटेंट कोडिंग है। नेक्स्ट जो है वो सेकेंडरी डाटा का जो यूज़ है, ठीक है, उसके एडवांटेजेस क्या क्या हो सकते हैं, ये भी अहम है। उसके बाद जो है वो ऑब्जर्वेशन स्टडीज़ आ जाती हैं। पार्टिसिपेंट और नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में क्या फ़र्क है, ये आपको लॉन्ग ये एथनोग्राफी बहुत अहम है। और उसके बाद जो है फील्ड रिसर्च में स्टेप्स कौन से होते हैं, ये आपने ये जितने भी इसके स्टेप्स वगैरह हैं ना, ये मेरे ख्याल से नीचे वाले ये अब सर्वे इंटरव्यू और फील्ड इंटरव्यू में क्या फ़र्क है, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। और नेक्स्ट जो है हिस्टोरिकल, ये हिस्टोरिकल रिसर्च बहुत अहम है, इसको आपने कंसेप्चुअली ध्यान से इसको रीड करना है। और हिस्टोरिकल रिसर्च ये वाली भी, मतलब ये कंप्लीट लेक्चर को आप कीजिएगा और क्वालिटेटिव अप्रोच को भी, ये बहुत अहम है। मतलब आप ना जो लास्ट वाले लेक्चर हैं 35 से 42, ये आपने करने हैं। और जो मैंने इम्पोर्टेंट आपको टॉपिक्स बताए हैं वो आपने करने हैं। फोकस ग्रुप डिस्कशन बहुत अहम है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फोकस ग्रुप डिस्कशन। ठीक है। उसके बाद रिपोर्ट राइटिंग आप किस तरह से करते हैं, ये इसका जो है रिपोर्ट के पार्ट्स, ये आपको आ सकता है क्वेश्चन, ये एमसीक्यूज में भी आ सकता है। ठीक है। रेफरेंस किस तरह से देने हैं, ठीक है, इसको भी आपने रीड जो है वो मस्ट करना है। और नेक्स्ट जो है अच्छा, उसके बाद जो है वो आप करेंगे। उसके बाद जो है वो लेक्चर नंबर 46 है जो कि इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, 42 तक जो है फोकस ग्रुप डिस्कशन। और इसमें से जो आपके इम्पॉर्टेंट लेसन्स हैं वो यही हैं कि प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स। ठीक है, और उसके बाद एक्सपेरिमेंटल रिसर्च और क्वालिटेटिव रिसर्च और हिस्टोरिकल कंपैरेटिव रिसर्च और फोकस ग्रुप डिस्कशन। ठीक है, और रिसर्च डिज़ाइन। बाकी गुड लक। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप हम मुझसे जो है वो कमेंट करके पूछ सकते हैं।